हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का ज्योग्राफी का पार्ट 1 सौरमंडल इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, हर एक पॉइंट को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी। इसमें आप लोगों का वर्ड्स कम रहेगा बट समझ में सारा कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप एक बार पढ़िएगा तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एकदम की नोट्स में एकदम पूरा मैं चैप्टर को समझाऊंगी। ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं रहेगा, आपको एकदम पॉइंट वाइज बस पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां से सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री का, मैथ का या फिर साइंस का भी चाहिए तो आपको अनिमा क्लासेस में हर क्लास का 6 से 12 तक का हर स्टूडेंट्स को आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। इस पार्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं पहले बताती हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है खगोलीय पिंड के बारे में, यानी खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है, इसमें कौन कौन से पिंड आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग जानेंगे तारे, तारामंडल और सप्तर्षि मंडल। तारा के बारे में जानेंगे कि ये कितने दूर में स्थित है। ठीक है, तारा किसे कहा जाता है, तारा कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। तारा मंडल किसे कहा जाता है, सप्तर्षि मंडल किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे, सौर मंडल में कौन से ग्रह शामिल है। ठीक है, ये सब सारा कुछ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सूर्य और ग्रह के बारे में जानेंगे, यानी कि सूर्य किसे कहा जाता है, सूर्य कितना दूरी पर स्थित है। ठीक है, उसका क्या कार्य है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर ग्रह के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन कौन से ग्रह हमारे वायुमंडल सौरमंडल में मौजूद है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा पृथ्वी के बारे में जानेंगे, यानी पृथ्वी का पूरा संरचना के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे जीवन संभव क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे सौरमंडल के अन्य ग्रह, पृथ्वी के अलावा और सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह मौजूद है इसके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, यानी उपग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रमा किस कारण से, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब सारा कुछ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अन्य खगोल पिंड, यानी कि ये सब के अलावा भी, ठीक है, ये सब के अलावा भी अन्य और खगोलीय पिंड क्या क्या है, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सब के अलावा भी तो क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और धूमकेतु, ये 3 और खगोलीय पिंड है। तो इन तीनों के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स आकाशीय पिंड, यानी आकाशीय पिंड का मतलब है कि जो आसमान में जो भी पिंड वगैरह रहता है, यानी कि जो ग्रह रहता है या फिर जो भी उपग्रह वगैरह रहते हैं तो उसे आकाशीय पिंड कहा जाता है, यानी कि आकाश में रहने वाले जो ग्रह उपग्रह जो भी है उन लोगों को। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि को आकाशीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोल पिंड बहुत दूर होने के कारण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि जैसे कि आकाशीय पिंड में क्या क्या रहता है, जैसे कि सूर्य रहता है, चंद्रमा रहता है, तारे रहते हैं और कुछ कुछ ग्रह और उपग्रह, इन लोगों को आकाशीय पिंड कहा जाता है। और ऐसे कुछ खगोलीय पिंड है जो आकाश में, जो कि बहुत काफी दूर, यानी कि सूर्य, चंद्रमा से भी काफी दूर में स्थित रहते हैं, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप वगैरह से आपको देखने को मिल सकता है वो। ठीक है, जैसे तारे वगैरह तो हमें आंखों से दिख जाते हैं ना कि तारे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो कुछ कुछ खगोलीय पिंड है जो काफी ज्यादा दूर में स्थित रहता है, जिसको देखने के लिए आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीस्कोप वगैरह का जरूरत पड़ता है। दूसरा में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे हम लोग। संपूर्ण अंतरिक्ष तथा उसमें मौजूद सभी खगोलीय पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, यानी कि अंतरिक्ष में जो भी मौजूद है, तारे हो गए, सितारे हो गए, ठीक है, या फिर ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, जो भी है उसे पूरे समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड जो है वो अत्यंत विशाल है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा है। तीसरा है तारे, फिर तारे के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि तारा क्या है। तारे स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह गर्म गैसों से बने होते हैं। रात में तारे छोटे और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकट तारा है।
ठीक है। तारे जो है वो स्वयं खुद का उष्मा से वो मतलब खुद का उसका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। जैसे चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, लेकिन जो तारे हैं उसके पास खुद का प्रकाश होता है और खुद का उष्मा भी होता है, ठीक है। और उसमें जो है गर्म गैस पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो काफी ज्यादा टिमटिमाता है या फिर वो प्रकाशित होता है, ठीक है। और तो और तारे में जो है वो वो छोटे और टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो काफी दूर में स्थित रहते हैं, उनके पास खुद का उष्मा रहता है, खुद का प्रकाश रहता है, ठीक है। ठीक इसे ऐसे ही सूर्य भी है, सूर्य जो है उसके बाद भी खुद का प्रकाश है और वो पृथ्वी के सबसे निकट में स्थित है, ठीक है, सूर्य। इसके बाद हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना बड़ा है। निकट होने के कारण सूर्य हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है। सूर्य जो है एक मध्यम आकार का तारा है और सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना वो बड़ा है। यानी कि पृथ्वी मतलब एक पृथ्वी है ना, तो उससे पृथ्वी का 109 पृथ्वी जाके जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एक सूर्य है, ठीक है। और यह पृथ्वी के अत्यंत निकट स्थित रहता है, इसलिए सूर्य जो है वो हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। सबसे निकट में जो तारा रहता है यानी कि जो ग्रह है वो है सूर्य ही है, ठीक है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। जैसे तारे वगैरह तो काफी दूर में रहते हैं पृथ्वी से, इसलिए वो काफी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के काफी निकट में स्थित है, जिसके कारण वो काफी बड़ा दिखाई देता है। और तो और पृथ्वी का 109 गुना ये बड़ा है, ठीक है, सूर्य जो है। तारों का आकार और चमक, तारों का आकार और चमक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तारों का आकार, द्रव्यमान और चमक अलग अलग होती है। कुछ तारे सूर्य से 300 गुना या उससे भी बड़े होते हैं। वायुमंडल की परतों के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ कुछ तारों का आकार, ठीक है, द्रव्यमान, ये सब सारा कुछ हर तारा का अलग अलग होता है। और तो और जो तारे होते हैं वो सूर्य से लगभग 300 गुना बड़ा होता है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी से सूर्य जो है वो 109 गुना बड़ा है, तो तारे जो है वो सूर्य से 300 गुना बड़ा है। तो समझ लीजिए कितना कितना विशाल होगा। तो इसलिए वो जो है, और वो काफी दूर में स्थित रहता है। कितना दूर में होगा तब जाके इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, जबकि उतना बड़ा है, ठीक है। और तो और वायुमंडल की परतों के कारण जो है, यानी वायुमंडल का जो परत है यानी कि जो लेयर है, ठीक है, उसके कारण जो है उसके संपर्क में जब तारा आता है तो उसके संपर्क के कारण जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आता है, यानी कि ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे तारामंडल के बारे में। निश्चित आकृति बनाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। उदाहरण सप्तर्षि मंडल, यानी निश्चित आकृति को बनाने वाले समूह को तारामंडल कहा जाता है। जैसे कि सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल में क्या होता है, उसका आकार जो है वो ऐसे टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें वो एक समूह के रूप में दिखाई देता है, इसलिए सप्तर्षि मंडल को भी तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल का मतलब ही है यहाँ पे तारों का समूह, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सप्तर्षि मंडल है क्या। यह 7 प्रमुख तारों का समूह है। इसके ऊपर के 2 तारे संकेतक तारे कहते हैं। यानी कि ये जो सप्तर्षि मंडल है ये 7 तारा का प्रमुख समूह है, यानी कि 7 तारा मिल करके 7 का ग्रुप बना करके सप्तर्षि मंडल बना है, ठीक है। और तो और इसके जो ऊपर में जो 2 तारे हैं उन्हें संकेतक तारा कहा जाता है, यानी संकेत वो करता है, ठीक है। 8वां है ध्रुव तारा। फिर ध्रुव तारे के बारे में हम लोग जानेंगे। संकेतक तारे ध्रुव तारे की दिशा बताते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान कराने में मदद करता है। यह आकाश में चमकीले तारों में से एक है। यानी कि जो संकेतक तारे हैं, ठीक है, वो ध्रुव तारे की दिशा बताते हैं। यानी कि संकेतक तारे यानी कि सप्तर्षि मंडल का जो 2 तारा है, ठीक है, वो तो 2 तारा जो है वो ध्रुव तारे की दिशा को बताता है। संकेतक तारा का मतलब ही है संकेत करना, यानी कि दिशा बताना, तो वो ध्रुव तारे की दिशा को बताता है।
ठीक है, संकेतक तारा। इसके और ध्रुव तारा उत्तर दिशा का ज्ञान कराने में मदद करता है। ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा का ज्ञान बताने में मदद करता है। यह आकाश के चमकीले तारों में से एक है। और तो और जो ध्रुव तारा है वो काफी ज्यादा चमकदार रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सौरमंडल, सूर्य और पृथ्वी। यानी कि सौरमंडल क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या मौजूद है। फिर सूर्य के बारे में जानेंगे, सूर्य कितना बड़ा है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और तो और पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी कितना बड़ा है, उसमें जीवन संभव कैसे है, इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो पहला है सौरमंडल। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ है, यानी कि सौरमंडल जो है वो सौर से बना है, तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि सूर्य के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य से मतलब ही होता है चमक, चमक के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के साथ साथ उसके चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रह जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि घूमते हैं, तो उन सभी खगोलीय पिंडों को ही सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, इसमें 8 ग्रह, उनके उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह शामिल है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और तो और टोटल 8 ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 8 ग्रह हो गए, फिर उसके उपग्रह हो गए, फिर क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु वगैरह हो गया, ये सब सारा कुछ जो है वो सौरमंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, और तो और सूर्य जो है इन सभी के बीच में स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित है। और फिर सूर्य का ही जो है ये सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु वगैरह जो है वो परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है वो, उसके बाद फिर सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। सूर्य जो है वो खगोलीय पिंड का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और तो और यह जो है यह हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, यानी कि सूर्य के अंदर, यानी कि सूरज के अंदर जो है वो उतना जो लावा है उसके अंदर, उसका एक प्रमुख कारण है कि उसके अंदर जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जिसके कारण वो इतना ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। यह समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी को गर्म, ठीक है, गर्म देता है, और तो और लाइट भी प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश प्रदान करता है, यानी लाइट प्रदान करता है, लाइट को देता है। ठीक है, पृथ्वी को। यह समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और अगर सूर्य नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन भी अगर सूर्य नहीं उगेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सपोज दैट कल्पना कीजिए, तो पूरा जो जहां है पूरा अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है सूर्य जो है वो हर जीव के लिए एक प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का जरिया है। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को दिया था। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह सभी ग्रहों को अपनी स्थिति में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव रहता है, जिसके कारण जो है सूर्य से भी जितने ग्रह उपग्रह जो है वो अट्रैक्ट रहते हैं, यानी कि खिंचाव महसूस करते हैं, जिसके कारण जो है वो अपनी कक्षा में व्यवस्थित ढंग से बने रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा हम लोग को पढ़ना है ग्रह, यानी कि ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ग्रहों का परिक्रमण पथ कक्षा कहलाता है।
यानी कि जो ग्रह है वो ऐसा एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य का ही परिक्रमा करता है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह जो है उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रह का जो है उसका अपना प्रकाश कोई नहीं है। वो क्या करता है कि सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करके खुद में प्रकाश थोड़ा बहुत लाता है, ठीक है। यानी सूर्य की प्रकाश से ही वो थोड़ा सा प्रकाशित होता है, ठीक है। और तो और ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है और वो धुरी पर घूमते हुए, यानी कि अपनी ही धुरी में, यानी कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी में भी घूमता है और उसी तरह सूर्य की परिक्रमा भी करता है, यानी कि अपने अक्ष में भी घूमता है और सूर्य की परिक्रमा भी करता है। तो ग्रह जो है वो अपने धुरी पर भी घूमता है, यानी कि अपने कक्ष पर भी घूमता है और सूर्य की परिक्रमा भी करता है। तो अपने पथ पर जो घूमता है उसे कक्षा कहा जाता है, यानी कि अपने धुरी पे जो घूमता है ग्रह उसे कक्षा कहा जाता है, और जो परिक्रमण करता है उसे परिक्रमा कहा जाता है, यानी ग्रह का परिक्रमा कहा जाता है, ठीक है। चौथा में हम लोग को जानना है सौरमंडल का 8 ग्रह के बारे में जानेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी कि कितनी कितनी दूरी पर वो, मतलब एक सारणी के टाइम रूप में बताऊंगी मैं कि इतना दूरी पे, यानी कि जो सबसे नजदीक है उसका नाम सबसे पहले आएगा, फिर जो सूर्य से थोड़ा सा दूरी पर है फिर उसका नाम आएगा, ठीक है। तो सबसे नजदीक जो है वो बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर लास्ट में वरुण जो है वो सबसे दूर में स्थित है सूर्य से, ठीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे ज्यादा जो विशाल है वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पांचवा जानेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो जो था वो पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब नहीं माना जाता है, क्योंकि पहले प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था। अगस्त 2006 में इसे 12वां ग्रह घोषित किया गया, यानी कि प्लूटो जो है वो सौरमंडल का 9वां ग्रह पहले माना जाता था, यानी 2006 से पहले उसे 9वां ग्रह के रूप में माना जाता था, लेकिन 2006 में उसे 12वां ग्रह घोषित कर दिया गया और सौरमंडल की ग्रह से विच्छेदित कर दिया गया, यानी कि उसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाने लगा, उसे एक 12वां ग्रह का रूप, 12वां ग्रह को माना गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से ठीक 3rd नंबर पे आता है, यानी कि पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद फिर 3rd में पृथ्वी आता है, ठीक है। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर, यानी कि अपने ध्रुव पर जो है वो चपटी हुई महसूस होती है, हर जगह आपको चपटा हुआ दिखता है। जैसे कि आप लोग पृथ्वी को देखते हैं तो हर जगह चपटा चपटा टाइप का दिखता है ना, तो उसी तरह वो जो है वो ध्रुव पर चपटा हुआ दिखाई देता है। और भूमध्य रेखा पर वो कैसे दिखा देता है, उभरा हुआ, यानी कि ऐसे गोल का आकृति में, ठीक है, उभरा हुआ टाइप का, ठीक है। और पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन के कारण, ऐसा क्यों है कि बाकी सब ग्रह में जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है? क्या रीजन है? इसके 4 रीजन है। पहला है आपका सूर्य से उचित दूरी, यानी कि सूर्य से जो है पृथ्वी वो उचित दूरी पर है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा दूर में है और ना बहुत ज्यादा सामने में है। पृथ्वी ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडा है। सूर्य से उचित दूरी पर होने के कारण जो पृथ्वी है वो ना बहुत ज्यादा अधिक गर्म हो पाता है और ना बहुत ज्यादा अधिक ठंडा है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तो और पृथ्वी में जीवन जीने के लिए यह बहुत एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई गई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन किसी भी जीव जंतु के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधा वगैरह हो, सबको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसों की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई गई है, जिसके कारण जो है यहाँ जीवन जीना संभव है, ठीक है। 3rd रीजन ये है कि वायुमंडल की उपस्थिति, यहाँ पे
हर ग्रह में वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण उसमें जीवन जीना संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल है, यानी कि एक पृथ्वी के ऊपर एक लेयर टाइप का बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन जीना संभव है। वायुमंडल हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो एक वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की एक आवरण टाइप से घिरा हुआ है, यानी कि ये क्या करता है, वायुमंडल की जो परत है ये सूर्य से निकलने वाले जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी जो किरण है, उनको पृथ्वी में आने से रोकता है। उस किरण में क्या है कि उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब सारा कुछ उसमें पाया जाता है, जो हमारे जीव जंतु के लिए या फिर किसी भी पादप के लिए ये काफी ज्यादा हानिकारक है। तो वायुमंडल क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी किरण है उसे पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है जल की उपस्थिति। फिर जल की उपस्थिति के बारे में, मतलब जल की उपस्थिति भी एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण यहाँ जीवन जीना संभव है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। पृथ्वी की 71% सतह जल से ढकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो है ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहां पे जल की उपस्थिति पाया गया है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जल की उपस्थिति पाई गई है, और जल की उपस्थिति काफी अधिक मात्रा में पाई गई है। लगभग पृथ्वी का 71 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, ठीक है, यानी जल से ढका हुआ है। तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा नीला दिखाई देता है, क्योंकि 71 भाग जो है वो जल से, यानी कि लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, और 1/4 भाग जो है वो वन वगैरह है या फिर जो स्थल मार्ग है वो सब है, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए पृथ्वी में जीवन जीने के कारण क्या क्या है, 4 प्रमुख कारण है। पहला जो है वो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है। दूसरा है सूर्य से दूरी, यानी कि ना तो ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है और ना बहुत अधिक नजदीक पर है, जिसके कारण ये ना बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और ना बहुत ज्यादा गर्म रहता है। दूसरा कारण है ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई गई है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन जीना संभव है। तीसरा कारण जो है यहाँ पर है वायुमंडल की उपस्थिति, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का एक आवरण बनाया गया है, यानी कि एक आवरण पाया गया, यानी कि एक लेयर बना हुआ है वायुमंडलीय का, जिसके कारण जो है वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें पृथ्वी में आने से रोकती है, ठीक है। चौथा प्रमुख कारण है कि जल की यहाँ पे उपस्थिति पाई गई है। यहाँ पे लगभग 71 भाग जो है वो पूरा तरीका से जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण जो है वो, जिसके कारण यहाँ पे पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर जीवन जीना संभव है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ हम लोग जानेंगे सौरमंडल के अन्य ग्रह, यानी कि पृथ्वी के अलावा भी सौरमंडल पर कौन कौन से ग्रह है इसके बारे में जानेंगे। पहला है बुध, यानी कि पृथ्वी के अलावा सबसे पहला ग्रह क्या है, बुध ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के बाद सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यहाँ वायुमंडल और जल नहीं है। सूर्य की परिक्रमा यह 88 दिनों में पूरी करता है, यानी कि बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। और यह जो ग्रह है, यानी कि बुध जो है, यह सूर्य के सबसे नजदीक में स्थित है, यानी कि सबसे नजदीक में यह पाया गया है बुध, ठीक है। और तो इसका ना कोई प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह भी नहीं है, और प्लस इसमें जीवन जीना संभव नहीं है, क्योंकि यह काफी अधिक सूर्य से नजदीक में भी है, और इसमें ना कोई जल की उपस्थिति है, ना कुछ है, ना वायुमंडलीय है, कुछ भी नहीं है। इसके कारण यहाँ पे जीवन जीना संभव नहीं है। और बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो पूरा 88 दिनों में, यानी कि 88 डेज में पूरी करता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा या संध्या का तारा कहलाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में पूरी करता है, यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के ठीक यानी कि सूर्य के ठीक सेकंड नंबर पे ये आता है, यानी कि यह दूसरा ग्रह कहलाता है। और तो और
ये जो ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के समान ही आकार, द्रव्यमान, ठीक है, और तो और घनत्व में तीनों रूप से जो है वो पृथ्वी के समान माना गया है, इसलिए यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। यहाँ कोई उपग्रह नहीं पाया गया, यानी कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ पे जीवन जीना संभव नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। और तो और यह जो है इसे भोर का तारा कहा जाता है या फिर संध्या का तारा कहा जाता है शुक्र को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भोर का तारा और संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा और संध्या का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और तो और ये जो है यानी कि शुक्र जो है वो यानी कि सूर्य की परिक्रमा जो है वो 225 दिनों में यानी कि 225 डेट्स में ये पूरा पूर्ण करता है परिक्रमा को, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम लोग जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है, लाल रंग की सतह के कारण लाल ग्रह कहलाता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के लगभग समान है। इसके 2 उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का यानी कि जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के आधा आकार का है, यानी कि पृथ्वी जितना बड़ा है उसका आधा मान लेंगे कि यह आधा इतना बड़ा है, ठीक है, मंगल ग्रह। और इसका सतह जो है यानी कि ये जो इसकी जो पूरी सतह है वो लाल कलर का है, जिसके कारण इसे मंगल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और तो और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के लगभग समान है, यानी कि पृथ्वी जितना टाइम में यानी कि 366 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, तो लगभग ये समान है, यानी कि पृथ्वी के समान ही यह 365 या फिर 64-63 में यह भी अपना परिक्रमा को पूरा करता है, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह पाए गए हैं मंगल ग्रह के, ठीक है। चौथा में हम लोग जानेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर हल्के और गहरे रंग का वलय है। इन अनेक प्राकृतिक उपग्रह होने के कारण इसे छोटा सौरमंडल कहा जाता है। इसका औसत तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और तो और ये जो है इसके चारों ओर काफी ज्यादा वलय पाया गया है, यानी कि वलय का मतलब यहाँ पे क्या है कि काफी ज्यादा लालिमा टाइप का पाया गया है। जैसे सूर्य में है उसी तरह यहाँ पे भी काफी ज्यादा वलय पाया गया है बृहस्पति ग्रह में, ठीक है। और तो और इसमें बृहस्पति ग्रह में जो है वो काफी सारा यानी कि काफी ज्यादा उपग्रह पाया गया है। जितने भी अभी तक ग्रह मैंने आप लोगों को पढ़ाया उनमें से सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह में पाया गया है। लगभग 66 या 67 उपग्रह है इसमें, जिसके कारण जैसे सौरमंडल में 8 ग्रह है, सूर्य है, ये सब है, ठीक है। तो सौरमंडल को सौरमंडल कहा गया है, ठीक है, ग्रह होने के कारण। तो बृहस्पति जो है इसमें लगभग 66 या 67 उपग्रह होने के कारण इसे छोटा सौरमंडल कहा गया है, ठीक है, इसे छोटा सौरमंडल कहा गया है। और तो और ये जो है इसका औसत तापमान जो है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी हाई टेम्परेचर है, यानी कि फुल टेम्परेचर यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जीवन जीना संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो 5वां पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स शनि, यानी कि शनि के बारे में जानेंगे, ठीक है, शनि ग्रह के बारे में। सौरमंडल का सबसे सुंदर और अनूठा ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीले छल्ले हैं। छल्ले बर्फीले कणों से बने हैं। यह अधिक ठंडा है। इसके अनेक प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है, यानी कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। और तो और उसे अनूठा ग्रह माना जाता है, यानी कि अनोखा माना जाता है, ठीक है, सुंदर होने के कारण। और तो और शनि ग्रह जो है वो उसके चारों तरफ जो है एक छल्ला टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और वो जो छल्ला है वो काफी ज्यादा चमकीला है, ठीक है, और बर्फीला टाइप का है, यानी कि बर्फ टाइप का घिरा हुआ है, जिसके कारण वो जो शनि ग्रह है वो काफी ज्यादा ठंडा है। और शनि ग्रह का काफी उपग्रह पाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अरुण के बारे में जानेंगे, अरुण ग्रह के बारे में। इसकी खोज विलियम हर्शल द्वारा 1781 ईस्वी में हुआ। इसके चारों ओर
भी छल्ले हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इसके 26 चंद्रमा पाए गए हैं। वरुण ग्रह की जो खोज है, ठीक है, वरुण ग्रह की खोज जो है वो विलियम हर्शल ने 1784 में 1781 ईस्वी में किया था। ठीक है, और तो और जो वरुण ग्रह है वो शनि ग्रह के ही तरह ठीक उसके भी चारों ओर छल्ला पाया गया है। ठीक है, यानी कि सपोज दैट ये शनि ग्रह, सॉरी ये वरुण ग्रह है तो इसके चारों तरफ छल्ला के रूप में पाया गया है। ठीक है, शनि ग्रह के जैसा। और तो और यह जो वरुण ग्रह है इसका भी काफी उपग्रह पाया गया है। ठीक है, यानी कि लगभग 26 चंद्रमा यानी कि 26 उपग्रह पाया गया है। और तो और ये जो वरुण ग्रह है इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगता है, यानी कि 84 इयर्स लग जाता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में अरुण को। ठीक है, इसके बाद हम लोग वरुण के बारे में जानेंगे। यह आकार और संरचना में अरुण ग्रह के समान है। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह या जुड़वा राक्षस कहा जाता है। इसके 13 चंद्रमा यानी उपग्रह पाया गया है। वरुण का जो आकार है और उसका संरचना है, यानी कि आकार यानी कि उसका जो ढांचा है, मतलब आकार यानी कि उसका जो साइज है, ठीक है, और संरचना यानी कि उसका जो ढांचा है वो पूरा तरीके से अरुण जैसा है। ठीक है, और तो और वरुण और अरुण को जुड़वा राक्षस या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और वरुण जो है इसमें कुल 13 चंद्रमा यानी कि 13 उपग्रह पाया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पृथ्वी के अलावा अन्य उपग्रहों के बारे में बताया, अन्य ग्रह क्या क्या है उसके बारे में बताया। तो इसको याद करने का ट्रिक के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है वुशु पृथ्वी पर मंगल वृषभ। वुशु पृथ्वी पर मंगल वृषभ। वुशु यानी कि बु से हो जाएगा बुध, शु का हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी का पृथ्वी, पर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मंगल का मंगल हो जाएगा, बृ का हो जाएगा बृहस्पति, और श का हो जाएगा शनि, अ का हो जाएगा अरुण, और व से हो जाएगा वरुण। ठीक है, वुशु पृथ्वी पर वृषभ। ठीक है, वृषभ। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उपग्रह और चंद्रमा। उपग्रह क्या होता है, ठीक है, उपग्रह किसे कहा जाता है इसके बारे में, और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा की गति के बारे में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला उपग्रह, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले अपेक्षाकृत छोटे खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि ग्रह का जो परिक्रमा करता है, ठीक है, उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा ग्रह करता है तो ग्रह की परिक्रमा जो करता है उसे उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके चमकते हैं। उपग्रह क्या करता है कि अपना ग्रह के साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, और तो और इसका कोई अपना चमक नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसी का जो प्रकाश है उसको परावर्तित करके और खुद थोड़ा बहुत चमकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। प्राकृतिक रूप से ग्रहों को परिक्रमा करने वाले उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल में लगभग 180 प्राकृतिक उपग्रह पाए गए हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, यानी कि नेचुरल जो भी उपग्रह है वो जो परिक्रमा करता है उसे प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र जो चंद्रमा है वो एकमात्र ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब ऐसा उपग्रह है जिसे प्राकृतिक उपग्रह का मान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सौरमंडल में लगभग ऐसे ही कुल 180 प्राकृतिक उपग्रह पाए गए हैं। कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इनका उपयोग संचार, मौसम मानचित्रण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो है वो काफी ज्यादा संचार वगैरह में किया जाता है,
ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो वैज्ञानिकों जो द्वारा जो मेड किया जाता है यानी कि बनाया जाता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, इनका उपयोग संचार, मौसम मानचित्रण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। ये जो वैज्ञानिक उपग्रह जो बनाया जाता है उसका जो निर्माण है वो किस लिए किया जाता है, ताकि संचार किया जा सके, मानचित्रण किया जा सके और अनुसंधान के लिए भी इसका कार्य किया जाता है। भारत में प्रमुख कृत्रिम उपग्रह क्या क्या है, इनसेट, IRS और कार्टोसेट। भारत में प्रमुख कृत्रिम उपग्रह है इनसेट, IRS और कार्टोसेट। ठीक है, ये तीनों जो है प्रमुख कृत्रिम उपग्रह। इन कृत्रिम उपग्रहों से संचार का कार्य, अनुसंधान का कार्य, ये सब सारा कुछ किया जाता है। चौथा पॉइंट में हम लोग जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है, पृथ्वी से। और तो ये जो है इसका कोई अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.28 सेकेंड में पहुंचता है। इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होने के कारण ये क्या करता है, सूर्य से जो भी प्रकाश जो किरणें निकलती है वही प्रकाश को परावर्तित करके ये चमकता है। ठीक है, चमकता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में, यानी कि चंद्रमा को जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर जल और वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर जैसे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, और तो और यहाँ पे वायुमंडल की उपस्थिति और यहाँ पर जो सूर्य से ये निश्चित दूरी पर ये स्थित है, तो इसके कारण पृथ्वी पर जीवन जीना संभव है। बट जो चंद्रमा है वहां पर ना तो जल है ना वायुमंडल है, ये सब नहीं होने के कारण वहां पर जीवन जीना संभव नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 22 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर पहली बार वो कदम रखता है, यानी कि वो जो पहला व्यक्ति है वही चंद्रमा पर पहली बार गया था। ठीक है, अभी 2025 में चंद्रयान 3 को भेजा गया था ताकि वहां पे हम लोगों को पता चले कि वहां पे जल वगैरह है या नहीं, या फिर वायु किस प्रकार का है। तो चंद्रयान 3 का मेन रीजन यही था वहां पे पहुंचाने का स्पेशलिस्ट का, कि वहां पर जो है वहां पे चंद्रमा पर जीवन जिया जा सकता है या फिर नहीं जिया जा सकता है। ठीक है, ये जानने के लिए जो है वो जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने स्पेस को वहां पे भेजा था ताकि चंद्रमा पर वहां की स्थिति किस प्रकार की है इसके बारे में जानने के लिए 2025 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चंद्रमा की गति के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी करता है या अपनी धुरी पर घूमता है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कुल 27 दिनों में अपना परिक्रमा जो है उसको पूरी करता है, और तो और यह अपना धुरी में भी घूमता है। धुरी यानी कि अपने कक्ष में भी यह घूमता है। ठीक है, परिक्रमा और घूर्णन दोनों में समान समय लगने के कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यानी कि परिक्रमा भी वो करता है सूर्य की, और साथ साथ वो घूर्णन गति यानी कि खुद का कक्ष में भी वो घूमता है। इन दोनों घूर्णन में और परिक्रमा में, इन दोनों चीजों में उसे एक जैसा ही समय लगता है, जिसके कारण जो है वो चंद्रमा जो है उसका एक ही भाग आप लोग को दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब उसका प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं होता। इस स्थिति में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है
तब उसका प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं होता। इस स्थिति में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे अमावस्या कहते हैं। इसे ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है जब घूमते घूमते जब पृथ्वी यानी कि पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आता है, यानी कि सपोज दैट ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आता है तो इन दोनों के कारण उसका जो प्रकाश है, क्योंकि वो तो एक आकार में भी काफी ज्यादा छोटा है, तो इन दोनों की वजह से वो बीच में ढक जाता है, तो उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो क्या होता है, तो इस अवस्था में जो पृथ्वी है यानी कि चंद्रमा जो है वो अपना प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है, जिसके कारण पृथ्वी में उसका प्रकाश नहीं आता है और इस अवस्था को अमावस्या कहा जाता है। ठीक है। अमावस्या के लगभग 14 दिन बाद चंद्रमा का पूरा प्रकाश भाग दिखाई देता है। इस अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण गोल और चमकीला दिखाई देता है। यानी कि ठीक अमावस्या के ठीक 14 दिन बाद क्या होता है कि वो घूर्णन गति करके और फिर ऐसा स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है और वो भी पूर्ण रूप से आता है, जिसके कारण इस अवस्था को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के टाइम क्या होता है कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो चंद्रमा है यानी कि जो चांद है वो पूरा तरीका से गोल दिखाई देता है। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है। यानी कि क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, उल्काएं यानी उल्का पिंड का किसे कहा जाता है, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये छोटे आकार के खगोलीय पिंड है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच वाले कक्षाओं में पाया जाता है। ठीक है। और तो और ये छोटे आकार के खगोलीय पिंड है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्राचीन ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। सीरीज सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। और तो और यह जो है ये काफी छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो ये काफी प्राचीन समय से ही इसके छोटे छोटे टुकड़े पाए गए हैं। और सबसे बड़ा टुकड़ा जो है सीरीज सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग उल्काएं के बारे में पढ़ेंगे। उल्काएं अंतरिक्ष में घूमने वाली चट्टानों के टुकड़े हैं। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जलने लगती है। उल्का जो है वो उल्काएं जो है अंतरिक्ष में घूमने वाली चट्टानों के टुकड़े हैं। यानी कि अंतरिक्ष में जो भी चट्टान घूमते हुए दिखाई देते हैं हम लोग को, छोटे छोटे, मतलब है तो बहुत बड़े, लेकिन वहां के हिसाब से काफी छोटे छोटे टुकड़ों में जो उल्काएं दिखाई देती है उसे उल्काएं कहते हैं। ठीक है। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण चलने लगती है। यानी कि जब वो उल्का जो है वो पृथ्वी की परत से जब नीचे आने लगती है यानी कि प्रवेश करती है, तब वो क्या होता है कि जब वो गिरने लगता है तब वो अंगार का रूप लेने लगता है यानी कि जलने लगता है। ठीक है। इन्हें सामान्य भाषा में टूटता तारा कहा जाता है। जो टूटते पूरी तरह नहीं जलते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ये लोहे पत्थर से बने होते हैं। ठीक है। वो जब वो गिरने लगता है यानी कि जब वायुमंडल की परत से संपर्क में आकर के जब वो धरती में गिरने लगता है, तो कोई भी चीज आप ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तो वो काफी घर्षण के साथ वो गिरने लगता है, जिसके कारण उसमें आग उत्पन्न होता है। ठीक है। आपको इसमें साइंस में पढ़ना है कि वो किस प्रकार घर्षण उत्पन्न होता है, तो चिंगारी का रूप लेता है। ठीक है। तो जब वो उल्का जब नीचे गिरता है तो वो जलने लगता है और इसे ही वैज्ञानिकों के अनुसार इसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है। हालांकि वो पूरा तरीके से टूटता भी नहीं है और जलता भी नहीं है, बस ये जो है वो धरती पर गिरता है तो इसे बस टूटता हुआ तारा माना जाता है। ठीक है। और तो और ये जो उल्काएं हैं ये पत्थर और लोहे से बने होते हैं।
इसके बाद हम लोग धूमकेतु के बारे में जानेंगे। धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं। धूमकेतु जो है वो बर्फ का भी बना होता है, गैस का बना होता है और कई धूल का बना होता है, यानी धूलों से बना होता है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर इनकी लंबी चमकीली पूंछ दिखाई देती है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के जब ये निकट आते हैं, यानी कि जब धूमकेतु जब सूर्य के निकट आता है तो निकट आने पर इसका जो लंबी पूंछ है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, हेली धूमकेतु एक प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह लगभग 76 वर्ष में एक बार दिखाई पड़ता है। हेली धूमकेतु एक नाम है हेली का। हेली धूमकेतु जो है वो 76 साल में वो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है। 76 साल में एक बार वो दिखाई देता है। ठीक है, अब दोबारा 2062 में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। करोड़ों अरबों तारों के विशाल समूह को गैलेक्सी कहते हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनेक तारे और अनेक ग्रह परिवार होते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी है। करोड़ों अरबों तारों को मिला करके गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, उसमें कई असंख्य, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता है, असंख्य तारे और असंख्य ग्रह मिल करके गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी पाया गया है। आकाशगंगा के बारे में जानेंगे हम लोग। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा नामक गैलेक्सी में स्थित है। हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा नामक सौरमंडल में स्थित है, गैलेक्सी में स्थित है। ठीक है, सूर्य आकाशगंगा के एक किनारे की ओर स्थित है। आकाशगंगा में अरबों तारे मौजूद है। सूर्य जो है वो आकाशगंगा के एक किनारे में स्थित पाया गया है और आकाशगंगा में कई अरबों तारे मौजूद है। इसके बाद हम लोग ब्रह्मांड के बारे में लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। सभी गैलेक्सियों, तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंड के समग्र समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है। इसकी वास्तविक सीमा का पता लगाना अभी भी मानव क्षमता से परे है। यानी कि बहुत सारे गैलेक्सी, तारे, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब सारा कुछ, धूमकेतु वगैरह सारा कुछ मिला करके इन पूरा समूहों को ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्मांड जो है वो अत्यंत विशाल माना गया है। और तो और इसकी वास्तविक सीमा, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ तक खत्म है, इसकी वास्तविक सीमा अभी तक मानव जाति के लिए पता करना असंभव सी बात है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर